इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा। इसमें हम इसकी स्टोरी समझेंगे। तो देखिए, जो दो बैलों की कथा है ना, ये मुंशी प्रेमचंद जो हैं उन्होंने इसकी रचना की है। कहानी के जो दो मुख्य पात्र हैं वो दो बैल हैं। एक बैल का नाम है हीरा और दूसरा जो बैल है उसका नाम है मोती। ये बैल सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं और भारतीयों के प्रतीक हैं। मतलब इन्होंने ना एक सिंबॉलिज्म दिखाया है, जैसे कि जो बैल हैं वो भारतीयों के स्वभाव को दिखाया है कि वो सीधे साधे हैं और वो परतंत्र हैं, मतलब वो गुलाम हैं। लेखक ने गुलाम भारतीयों को संदेश दिया है कि आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और वो हमें आसानी से नहीं मिल जाएगी। तत्कालीन जो उस समय का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था वो मतलब जैसे कि उन्होंने इस तरीके से दिखाया, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ होती थी ना, जिसमें हम लोग को जानवरों के हेल्प से मॉरल स्टोरीज़ के बारे में बताया जाता था। इसी तरीके से हीरा मोती जो कि दो बैल हैं वो अपने मालिक के प्रति आत्मीय भाव रखते हैं। तो मतलब आत्मीय भाव मतलब अपने मालिक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा की जाती है और आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले तो बहुत ज़्यादा की जाती थी। तो जो एक किसान होता है वो अपने जानवरों से कितना ज़्यादा प्यार करता है, इसके बारे में इसकी ये पूरी स्टोरी है। और वो जानवर भी अपने मालिक से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जैसे कि इसमें बताते हैं कि जानवरों में गधे को अपनी असीम सहनशीलता और सीधेपन के कारण संसार में सबसे बुद्धिहीन जानवर माना जाता है। मतलब गधा जो है वो इतना ज़्यादा कुछ सहन कर लेता है और सब कुछ सारी बात मान लेता है, इसलिए उसको कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है। एक बेवकूफ़ इंसान को आप गधा कहते हैं, है ना। सुख दुख हानि लाभ का उस पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ता। जो गधा जैसे सुख में होता है वैसे ही वो दुख में होता है, चाहे उसको हानि हो लाभ हो, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। अपनी ऐसी ही जो सहनशीलता और सीधेपन के कारण ही अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में भारतीयों का अपमान, मतलब भारतीय भी सीधे होते हैं, इसलिए अलग अलग देशों में भारतीयों को अपमान सहना पड़ता है। गधे से कुछ कम सीधा एक और बैल है, मतलब इतना सीधा नहीं है बट काफ़ी सीधा है, जो कि बैल है। ठीक है, इसका स्थान गधे से कुछ कम नीचा इसलिए है क्योंकि यह कभी कभी अड़ भी जाता है। तो जो इंसान बिल्कुल ही बेवकूफ़ होता है उसे आप गधा कहते हैं, है ना। और जो इंसान बेवकूफ़ है बट कभी कभी लड़ने भी लगता है तो कहते हैं तो बैल है, बिल्कुल, है ना। तो उसको मतलब और भी नीचा दर्जा दिया गया है बैल को। अब हीरा मोती की कहानी है। हीरा मोती जो थे ना वो बिल्कुल सच्चे मित्र थे। झूरी कांजी के पास दो बैल थे। जो धूरी काछी जो था ना उसके पास ना दो बैल थे और उन दो जो बैल थे ना उनका नाम था हीरा और मोती। ये दोनों पछाई जाति होती है ना, तो जो हीरा मोती थे ना वो पछाई जाति के सुंदर सुडौल और चौकस बैल थे। वे बड़े दिनों से एक साथ रह रहे थे। तो जो हीरा मोती हैं वो एक साथ रह रहे थे कई सालों से। इसका परिणाम ये हुआ था कि उनमें जो है एक तरीके से भाईचारा और प्रेम पैदा हो गया था। वो साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते थे और साथ साथ धक्कापौल करते थे। एक दूसरे को चाट चाट कर, सूंघ कर अपना प्यार जो है वो एक दूसरे को दिखाते थे। वो एक दूसरे की मन की बात ना आंखों से ही समझ लेते थे। अब हीरा मोती जो है एक बार ना गलत फहमी के शिकार हो गए। तो झूरी के साले की मांग पर झूरी ने जो है अपने साले, झूरी का साला कौन था, जो कि मालिक था किसका, झूरी का साला, जो हीरा मोती का मालिक था ना उसका साला था झूरी। तो सॉरी हीरा मोती का जो मालिक था उसका नाम झूरी था और झूरी के साले ने एक बार कहा कि मतलब हीरा मोती जो है कुछ समय के लिए हमारे साथ भेज दो। अब बैलों ने समझा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। इस गलतफहमी में वो झूरी के साले के साथ जाने में असहयोग करने पर तुल गए, मतलब वो जाना ही नहीं चाह रहे थे और वो अड़ गए। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे जोर लगाते, मतलब वो आगे बढ़ाते तो ये और पीछे हो जाते। हीरा मोती किसी तरह झींकते झींकते वो शाम तक नए घर में पहुंच गए। झूरी के साले ने उन्हें चारा डाला पर उन्होंने, हीरा मोती ने उस चारे में मुंह भी नहीं लगाया। नया स्थान, जो नई जगह थी ना, वो उनको बेगाना सा लग रहा था। वो मतलब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अब हीरा मोती जो हैं दोबारा से झूरी के घर पहुंच जाते हैं। दोनों बैलों का मन वहाँ, मतलब झूरी के साले के वहाँ एक पल भी नहीं लग रहा था। वो आंखों आंखों में आपस में सलाह मशवरा करते
करके रात के समय पहगा जो मतलब जो जिससे उन्हें बांध रखा था वो तोड़कर झूरी के घर की ओर भाग निकले। झूरी ने बैलों को सुबह चढ़नी पर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तो वो मतलब झूरी के साले के घर से जो है रात में ही भाग गए और सुबह सुबह जब देखा झूरी ने अपने बैलों को तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। विद्रोह भरा मतलब उनको गुस्सा तो आ रहा था कि हमें भेज दिया, बट फिर भी वो खुश थे कि अब हम घर वापस आ गए हैं। घर गांव में बैलों की वापसी की खुशी छा गई। झूरी की पत्नी को बैलों का इस तरह वापस आना फूटी आंख नहीं सूहा, क्योंकि वो भैया उसके झूरी की पत्नी के भाई के घर ही तो गया था। बैल गए थे, अब बैल वो ऐसे ही आ गए तो झूरी की जो वाइफ थी ना उसको अच्छा नहीं लगा कि बैल ऐसे क्यों आ गए। वो मतलब बैलों को मारने लगी, कहने लगी नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने नौकर को सूखा चारा बैलों के आगे डालने की हिदायत दी। बैलों ने उसे छुआ तक नहीं। झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा। मतलब झूरी ने तो कहा कि खली डाल दो, सूखा चारा क्यों डाल रखा है, मगर क्योंकि मालकिन ने कह रखा था कि भाई सूखा ही चारा डालना है तो नौकरों ने मालकिन की अपनी अवहेलना नहीं करी। अब हीरा मोती फिर झूरी की ससुराल में फिर से पहुंच गए। झूरी का साला दूसरे दिन फिर दोनों बैलों को अपने साथ ले जाने के लिए आ गया। इस बार उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। बैलों को इस व्यवहार में अपना बहुत ज़्यादा अपमान लगा, क्योंकि भाई एक तो मोटी रस्सियों से बांध दिया है और ऊपर से सूखा चारा डाल रहे हो, इतना अपमान। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से भी मना कर दिया। झूरी के साले ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए, पर दोनों बैल टस से मतलब क्योंकि उन्होंने बंधने से मना कर दिया कि हम जोतेंगे नहीं खेत को, तो जो झूरी का साला था उसने हीरा को खूब पीटा, बट फिर भी वो लोग टस से मस नहीं हुए। हीरा को पिटते देख मोती को गुस्सा आ गया और वो हल लेकर भागा। रस्सी मतलब काफ़ी दूर तक तो भाग गया, बट रस्सी जितनी लंबी थी उसके आगे वो नहीं जा पाया, तो अंततः फिर वो दोनों पकड़े ही गए। बैल फिर से भागने की तैयारी में लग गए। बैलों को भागने की सज़ा के तौर पर सुबह के समय सूखा चारा मिला। सुबह के समय जो है वो उन्हें सूखा चारा मिला, वह भी बहुत कम मिला। शाम के समय भैरों की लड़की 2 रोटियां लेकर के आई, मतलब एक बच्ची 2 रोटियां लेकर के आई। उन रोटियों से उन्हें कुछ तृप्ति मिली। बैलों ने जान लिया कि ये लड़की भैरों की दूसरी पत्नी की है। सौतेली माँ की सताई हुई है, मतलब सौतेली माँ ने इस बच्ची को परेशान कर रखा है। मोती को उसके प्रति काफ़ी दया आ गई। मोती बैल था, ठीक है। मोती को उस बच्ची के प्रति काफ़ी दया आ गई। वो सोचने लगा कि बेटी को सताने वाले भैरों या उसकी पत्नी को उठाकर पटक दे, मतलब सोचा कि भैरों को उठा के पटक दिया जाए। पर हीरा ने उसको समझाया कि ऐसा करने पर लड़की अनाथ हो जाएगी। लड़की का स्नेह याद करके वो दोनों चुप रह गए। हीरा मोती ने रात में फिर से भागने की सोची। वो धीरे धीरे रस्सी को चबाकर कमज़ोर करने लगे। तभी नन्ही लड़की ने आकर उनकी रस्सियां खोल दी और बाद में शोर मचाया कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, उन्हें पकड़ो। तो पहले तो खुद ही खोलती रस्सी और फिर कहने लगे कि जो फूफा जी के घर से बैल आए थे ना वो तो भागे जा रहे हैं, पकड़ो उन्हें। हीरा मोती भागे जा रहे थे। गया उनका पीछा करने दौड़ा। गांव के और लोग भी उन्हें पकड़ने भागे। इसी दौड़ भाग में दोनों रास्ता भटक गए। अब भाग रहे थे हीरा मोती, बट उनका रास्ता भटक गया। नए नए गांव पार करते वो मटर के खेत में पहुंच गए। वहां खूब मटर खाई और फिर उछल कूद करने लगे। फिर मटर का खेत मिल गया, खूब सारी मटर खाई और उछल कूद करने लग गए। अब उनकी सांडों से भिड़त हो गई। उनके इस आनंद में अचानक एक बाधा आ गई। एक सांड उधर से आ रहा था। वो सोचने लगे कि इससे कैसे मुकाबला करें। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों मिलकर आक्रमण करें, मतलब दोनों मिलकर इस पर अटैक करते हैं तो हरा देंगे भाई। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देता। सांड को शायद 2 शत्रुओं से एक साथ मुकाबला करने की आदत नहीं थी, 2 दुश्मनों से मुकाबला करने की आदत तो थी नहीं भी सांड को, है ना। फिर क्या हुआ, दोनों बैलों ने लगातार आक्रमण करा। इस आक्रमण से थोड़ी देर में सांड बेजान सा होकर गिर गया। तब दोनों ने दयावश उसे छोड़ दिया। फिर मतलब जब सांड गिर गया तो फिर दोनों ने फिर उनको छोड़ दिया। हीरा मोतिया फिर से पकड़े गए। जीत के नशे में दोनों बैल मटर के खेत में फिर से घुस गए। इस बीच 2 आदमी लाठियां लेकर वहां पर आ धमके। हीरा किनारे पर था, वो भाग निकला, पर मोती कीचड़ में धंस गया और पकड़ा गया। जब हीरा को एहसास हुआ कि मोती संकट में है, तब वह वहां पर फिर से वापस लौट गया और पकड़ा गया। अब दोनों हीरा मोती पकड़े गए, क्योंकि जो हीरा मोती हैं वो दोस्त थे। अगर एक पकड़ा गया दूसरा बच निकला था, मगर फिर भी हीरा
जो है अब उसने अपने दोस्त मोती को नहीं छोड़ा। अब खेत के रखवाले ने दोनों को पकड़ के कांजी हाउस में बंद कर दिया। अब कांजी हाउस आप समझ लीजिए कि जानवरों की जेल टाइप्स होती थी, बहुत बुरी हालत होती थी। फिर क्या हुआ, अब कांजी हाउस में ना दोनों बैलों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। वहां पर पहले से ही भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे थे। भूख प्यास से सभी का दम निकला जा रहा था। भूख के मारे बैलों ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। बढ़ती हुई भूख और निरादर की व्यथा, मतलब भूख भी लग रही थी, कोई उन्हें खाना भी नहीं दे रहा था और बेइज्जती भी हो रही थी, वहां पे कोई उनके पास भी नहीं आ रहा था। व्यथा ने दोनों के मन में विद्रोह की ज्वाला धधका दी। अब दोनों ने सोचा विद्रोह करते हैं, अब बहुत हो गया। मतलब दोनों बैलों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी कांजी हाउस में। तो अब हर वार में थोड़ी मतलब वो मिट्टी वगैरह चाटने लगे। तभी चौकीदार ने लालटेन के प्रकाश में हीरा का उजड़पन जो था ना वो देख लिया। वह उसे डंडे से पीटने लगा और मोटी रस्सी बांधकर वहां चला गया, क्योंकि हीरा मोती कोशिश कर रहे थे ना कि दीवार तोड़ दी जाए। तो वो और भी ज़्यादा हीरा को जो चौकीदार है वो मोटी रस्सी से बांधकर चला गया। मोती ने फिर उसको चिढ़ाया। हीरा ने जवाब में कहा, बंध गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो क्या जाने आज़ाद हो, मतलब आज़ादी मिल जाती, क्या पता। ये सुनकर मोती को भी जोश आ गया। उसने भरपूर ताकत से दीवार में सींगे मारी। 2 घंटे की लगातार मेहनत और शक्तिशाली चोटों से लगभग आधी दीवार तो गिर गई। दीवार गिरते ही सारे जानवरों की जान में जान आई। इससे पहले घोड़ियां भागने, सबसे पहले जो है ना वो घोड़े जो थे ना वो भाग करके निकल पड़े। इसके बाद बकरियां और भैंसें भागी। गधे वहीं खड़े रहे, बोले, भागने से क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर बाहर भगाया। समस्या खड़ी हुई हीरा के लिए, क्योंकि वह रस्सी से बंधा हुआ था। कैसे भागता। वह मोती से बोला कि वह भाग जाए, वरना चौकीदार खूब पिटाई करेगा। मोती बोला, मैं विपदा के समय तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। फिर वह वहीं सो गया। कांजी हाउस की हालत देख सुबह वहां के कर्मचारियों में खलबली मच गई। इसका करता धरता मोती को मानकर उसकी खूब पिटाई हुई और फिर उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब हीरा मोती नए मालिकों के हाथों में चले गए। 1 सप्ताह तक दोनों कांजी हाउस में बंद रहे। खाने को कुछ नहीं मिला, बस पूरे दिन एक बार पीने को पानी मिलता था। दोनों की डडरियां निकल आई, मतलब वो तो ना हड्डियां टाइप की उनकी निकल आई थी। नीलामी के दिन उन लोगों का मतलब दुबला शरीर देखकर उन्हें खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। अंततः एक व्यक्ति ने उन्हें खरीद लिया। अपने नए मालिक के प्रति उनका जो मन था ना वो घृणा से, मतलब गुस्से से भरा हुआ था। वह उन्हें खोलू कूल्हे की उंगली घुसेड़ कर, मतलब एक तो उंगली घुसेड़ घुसेड़ कर गोद गोद कर उनका मुआयना कर रहा था। इससे समझ में आ रहा था कि वो कितना ज़्यादा बदतमीज़ और ख़राब इंसान है। फिर आगे देखिए, नीलामी के पश्चात दोनों नए मालिक के साथ अपने भाग्य को कोसते हुए चलने लगे। वह उन्हें भगाए लिए जाता था। रास्ते में उन्होंने गाय बैलों का रेवड़ देखा, मतलब गाय बैल का झुंड टाइप का उन्होंने देखा। उनमें सभी जानवर काफ़ी खुश थे और हंसी खुशी से उछल कूद रहे थे। हीरा मोती के मन में आया कि वे सब कितने स्वार्थी हैं, इन्हें अपने ही भाई बंधुओं की तनिक भी चिंता नहीं है। तो मतलब वही कि हीरा मोती ने कितना सबके लिए किया था और बाकी सारे गाय भैंस इतना खुश हैं और भाई बंधु हैं हम उनके, और उन्हें हमारी ज़रा सी भी चिंता नहीं है। वे चलते जा रहे थे कि उन्हें लगा कि रास्ता कुछ जाना पहचाना है। उनके जो काफ़ी ज़्यादा शरीर थका हुआ था, निर्बल शरीर में जैसे जान आ गई हो। वो काफ़ी तेज़ी से भागने लगे। नया मालिक कुछ समझ पाता इससे पहले वे पुराने मालिक झूरी के घर के नज़दीक आ गए और भागते हुए जो है थान पर आकर खड़े हो गए। बैलों को आया देख झूरी ने उन्हें गले से लगा लिया। बैल मालिक के अपना जो मालिक था उसके छूने से ही मतलब काफ़ी खुश हो गए और उसको चाट चाट कर अपना प्यार दिखाने लगे। तब तक नया मालिक वहां पहुंच गया और उसकी रस्सियां पकड़कर बोला कि ये मेरे बैल हैं, मैंने इन्हें नीलामी में खरीदा है। झूरी बोला, ये बैल मेरे हैं। नया मालिक उन्हें जबरन ले जाने लगा तो मोती ने उस पर सींग से प्रहार किया। नया मालिक भागा। मोती ने जब उसे तब तक दौड़ाया जब तक वो मतलब गांव के बाहर नहीं चला गया। झूरी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसने उल्लास से भरकर दोनों के लिए नांदों में खली भर दी, भूसा, चोकर और दाना तैयार कर दिया। दोनों बैल प्रसन्नता से खाने लगे। बैलों को वापस गांव लौटा देख
जानकर पूरे गांव में काफ़ी ज़्यादा खुशी हो गई। झुरी की पत्नी भी खुद को रोक नहीं पाई और प्यार से उसने झुरी की पत्नी ने दोनों बैलों के माथों को चूम लिया। तो ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है। थैंक यू।